Everyone, you are very warm welcome to our channel Love Story Teller। और गाइस आर साइलेंट लव का आज मैं आपके साथ एपिसोड लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो वेन रोहान था उसकी सारी करतूतें और वेन चाओ की भी बहुत सारी करतूतें जो थी वो लवांगची, वी वुशियान, जियांग फेमिया और लेंचेरन के सामने आ गई थी। और वो एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाते हैं। वो सोचते हैं अगले आने वाले 6 महीने तक वो सारे के सारे मिलके वेन रोहान और वेन चाओ के जितने भी सबूत होंगे उन सब चीज़ों को वो इकट्ठा कर लेंगे। उन्होंने जो भी पास्ट में गलतियां की, जो भी प्रेजेंट में वो गलतियां कर रहे हैं या फिर जो भी फ्यूचर में करेंगे, वो लोग सोचते हैं कि उसका परिणाम वो आने वाले 6 महीने में उन्हें ज़रूर दिखा देंगे। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि अभी हमें काम रहना है और ऐसे दिखाना है जैसे हमें कुछ नहीं पता, जिससे वेन रोहान जो अभी चौकन्ना हुआ है वो थोड़े टाइम बाद बहुत स्लाइटली चीज़ों को स्मूथली ले रहा होगा। यहाँ पर वेन चाओ भी वेन रोहान पे बहुत ज़्यादा जोर बना रहा था कि वो जैसे जैसे करके लवांगची को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाए जिससे विविजन उसे मिल जाए। और वेन चाओ जो था वो बहुत सारी गलतियाँ कर रहा था। इतने में बहुत टाइम गुजरता है जिसमें से कि क्लाउड रिसर्च, जिस आइलैंड का उन्होंने नाम रखा था, वहाँ पर विविशियन लवांगची के साथ शिफ्ट हो जाता है। इनका अब एक पर्सनल घर हो रहा था जिसका नाम था जिंगशी। यहाँ पर लेंशिचन और जियांगछा का भी अपना पर्सनल घर था जिसका नाम था हानशी। और लेंचरन जो थे वो अपने सबसे छोटे भतीजे के साथ रह रहे थे, वहाँ पे छोटे नेफ्यू के साथ रह रहे थे जिसका नाम था लेन शुजुई। और लेन शुजुई अब लिविंग में रहने लग गया था लेन जिंकी के साथ। और उन्होंने दोनों ने मिलकर सब बड़ों को अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो लोग अभी शादी नहीं करना चाहते, वो पहले लिविंग में रहना चाहते हैं और साथ में साथ वो अपने अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं। एक बार उनके करियर अगर बन भी गए तो शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। वो साथ हैं, उनके दिल एक साथ हैं और दोनों अगर एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता वो शादीशुदा हैं या नहीं है। उनका प्यार एक जैसा रहना चाहिए, उनके बीच अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है। इससे खुश होकर चिरन भी उन लोगों को बिल्कुल हामी भर देता है और कहता है कि अगर तुम अपने करियर को परस्यू करना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चिरन जो था वो अब साथ में अपने नेफ्यूज़ के रह के वो भी थोड़ा मॉडर्नाइज हो चुका था। यहाँ पर जियांग फेमिया मैडम यू के साथ अपनी छुट्टियाँ बहुत अच्छे तरीके से बिता रहे होते हैं लोटस फायर में। और उन्होंने बहुत सारे पेट्स और एनिमल्स भी रख लिए थे। यहाँ पर बर्ड्स भी वो रखा करते थे और अक्सर शाम को तालाब के पास बैठा करते थे। जियांग फेमिया को काफ़ी मज़ा आता था अपनी लाइफस्टाइल को जीने में, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा आइलैंड था क्लाउड रिसर्च नाम का, ये बहुत ही अच्छा था, बहुत सुंदर था। यहाँ पर हर चीज़ थी, वो गार्डनिंग कर सकते थे, ताज़ा फ्रूट उनके घर में आता था, वेजिटेबल्स घर आते थे। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं वेन चाओ को खटकती थी। और जब भी लवांगची अपने आइलैंड से बाहर जाता था, क्योंकि उसका आइलैंड पूरा सेफ था, वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स थे, वहाँ पर कोई भी हमला नहीं कर सकता था और सारी चीज़ें मॉनिटर्ड रहती थी, क्योंकि उसने सारी जगह कैमरे लगवा रखे थे। पूरा का पूरा सैटेलाइट से वो अपनी सिक्योरिटी देख सकता था उस पूरे आइलैंड के, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे। उन्होंने अपना पेंट हाउस भी बना रखा था जहाँ पे वो सारे जाया करते थे। एक पूरा उन्होंने होटल भी बनाया हुआ था जहाँ पर वो लोग अक्सर साथ टाइम बिताया करते थे और काफ़ी चीज़ें वो करते थे। और उनकी जितनी भी मीटिंग्स होती थी या जितने भी बाहर से क्लाइंट आया करते थे वो लोग लांची में रह लिया करते थे। लांची में उनकी कॉन्फ्रेंस हॉल प्लस गेस्ट रूम हुआ करते थे ताकि कोई भी किसी की पर्सनल चीज़ों को इन्वेड ना कर सके। लांची पूरा सिक्योरिटी के अंदर था तो कोई भी वहाँ से बाहर निकल के किसी पे हमला नहीं कर सकता था। वेन रोहान को बहुत सारी बार ऐसा लगता था कि अब वो पकड़ा कभी भी नहीं जाएगा, लेकिन उसे वेन जूलियो की मौत का बहुत ज़्यादा दुख होता था। इसी बीच वेन जूलियो के घर पे लवांगची अपने कुछ सीक्रेट लोगों को भेज के बहुत सारे सबूत जुटा लेता है जो कि वेन चाओ और वेन रोहान के खिलाफ थे, क्योंकि वेन रोहान का वो राइट हैंड था। तो वेन चाओ ने भी उससे बहुत सारे इलीगल काम करवाए हुए थे, जिसकी वजह से उन दोनों बाप बेटे के नाम इनके हाथ बहुत सारे सबूत लग जाते हैं। और ये इतनी प्लानिंग के साथ करते हैं कि वेन रोहान या वेन चाओ को कभी पता ही नहीं चलता। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और लवांगची और विविजन जो थे, विविजन बर्थ कंट्रोल पिल पे रहता है ताकि अभी उसे प्रेग्नेंट नहीं होना था, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो आने वाले टाइम में लवांगची के साथ बाद में बेबी वगैरह डिसाइड करेगा। पहले उसका फर्स्ट गोल ये था कि अपने माता पिता जिनकी डेथ हो गई है उनको इंसाफ दिलाए। और ऐसे ही लवांगची और विविजन की शादी को अब 6 महीने बीत चुके थे। वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, साथ रह रहे थे, मस्ती करते थे, पूरा इन्जॉय करते थे, एक साथ इकट्ठे होते थे। लेन शुजुई को बहुत अच्छा लगता था जब वो अपने दोनों ब्रदर्स के साथ इकट्ठा हुआ करता था। उसके दोनों के दोनों जो ब्रदर इन लॉ थे वो बहुत अच्छे थे।
अब जंगचा भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका था। अब वो छोटी छोटी चीज़ों पे चिड़चिड़ नहीं करता था। वो अपने पति से बहुत प्यार करता था, अपने पति के साथ पूरा टाइम बिताता था। उसके जितने भी इन लोगों के, जैसे कि ये ओल्ड एज होम या फिर जो अनाथ लोग थे, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ देते थे। उन लोगों के लिए बाउंसर्स रखा करते थे, उन्हें बहुत सारी चीज़ की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, इनकी सिक्योरिटी अदारे थे। तो वहाँ पर ये लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते थे। कभी कभी बाहर का काम देखने के लिए लेंशुचन के साथ जंगचा जाया करता था और कभी कभी लवांगची वहाँ जाया करता था, और लवांगची को ज्वाइन जो थे वो लेंचरन भी किया करते थे। यहाँ पर जो हमारा लेन शुजुई था वो भी अब फैमिली के काम में, वर्क में मुलव्वस हो गया था, मिल गया था, और वो भी फैमिली के साथ मिलके काम करने लगा था। यहाँ पर जिंगी जो था वो विवुजियन के साथ बहुत बार पेंटिंग्स में रहा करता था, और विवुजियन और लेंशुजुई कभी कभी एक साथ बैठते थे तो वो लोग पियानो वगैरह भी बहुत अच्छे से बजाया करते थे। फैमिली का एक बहुत अच्छा टाइम वो स्पेंड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी शादी को 6 महीने होते हैं और उसके बाद फिर से 1 साल बीत जाता है, तब अचानक से एक दिन हमारे वेन रोहान को एक मैसेज आता है जिसमें उसकी एक वीडियो थी जहाँ पर उसने एक इनोसेंट किलिंग की थी, और उस इनोसेंट किलिंग को करने वाला वेन चाओ था, जहाँ पर वो वेन रोहान का नाम ले रहा होता है और एक पूरी फैमिली को उड़ा रहा होता है। I mean, एक पूरी फैमिली को वो बुरी तरह से मार रहा था, जिसमें इंक्लूडेड बच्चे भी थे। और ये देखने के बाद जो हमारा वेन रोहान था वो डर जाता है, और वो उस क्लिप को लेकर वेन चाओ के पास और वेन शू के पास जाता है। वेन चाओ जो कि बहुत ज़्यादा डम था, वो भी डर गया था क्योंकि वो थोड़ा डरपोक किस्म का इंसान था। लेकिन वेन शू जो था वो अपने फादर को सांत्वना देता है, और सांत्वना देने के बाद वो अपने फादर को कहता है कि डोंट वरी फादर, मैं इसका पता लगाता हूँ। जब उन्हें पता चलता है कि वो किसी बहुत ही अलग से एरिया में आई हैं, उस चीज़ का कोई भी मतलब एक स्पेसिफिक IP कोड नहीं है जहाँ से वो चीज़ आई है, और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये किसी मो शेन्यू नाम के इंसान ने उन्हें भेजी है, तो इन्हें डाउट होने लगता है। वो मो शेन्यू इनसे पैसे मांगने लगता है। यहाँ पर वेन रोहान जो कि बहुत ज़्यादा डर गया था, उसकी पब्लिक पॉलिटिकल इमेज थी और वह बहुत नाम कमा चुका था, वो ऐसे अपना नाम को ख़राब नहीं कर सकता था। किसी छोटे मोटे इंसान के हाथों उसके अगर कोई नाम ख़राब हो जाएगा तो उसकी पूरी कंपनी, पूरी कंपनीज़ को पूरा बर्बाद हो जाएगा। वेन सेक्ट का जितना भी बिज़नेस चलता है वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो वेन रोहान उस इंसान को पैसे डिलीवर कर देता है। लेकिन फिर से 2 महीने बाद ऐसे ही होता था, वेन रोहान से फिर से पैसे मांगे जाते थे। वेन रोहान जितने मिलियंस और बिलियंस डॉलर उससे मांगे जाते थे वो उन्हें दे देता था। ऐसे कर करके अब 6 महीने से उससे इतने ज़्यादा पैसे मांग लिए गए थे कि वेन रोहान का अकाउंट खाली हो रहा था, और उसके पेशेंस भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गए थे। क्योंकि वेन रोहान से पहले 2 महीने में चीज़ें मांगी जाती थी, फिर वो चीज़ें थोड़े दिन में बदली, हफ्तों में बदली, और फिर वो कुछ हफ्तों से कुछ दिनों पर आ गई थी। और वो अब इस इंसान से, जो मेशन्यू नाम का इंसान उसे टॉर्चर कर रहा था और जिसकी लोकेशन अक्सर बाहर जाती थी, वो लोकेशन कभी भी उसके आसपास की जगह की नहीं होती थी। वो इंसान अक्सर अपनी जो लोकेशन था वो अंटार्कटिका या आर्कटिक जो कॉन्टिनेंट है वहाँ की दिखाया करता था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो गया था। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि उन्होंने अंधा पैसा बहा दिया था, और अब भी वो इंसान इन्हें ब्लैकमेल करना नहीं छोड़ रहा था। और एक नहीं, वो इंसान हर बार एक नया प्रूफ दिखाता था और इनसे इतने पैसे ले चुका था, इन्हें ये भी नहीं पता था कि वो पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। जब ये लोग उसको भी ट्रेस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जो पैसा है जो वो इंसान इनसे लेता था, वो पैसा कभी किसी अंधों की ट्रस्ट को चला जाता था, कभी किसी कैंसर के हॉस्पिटल को चला जाता था, कभी वो पैसा बुज़ुर्गों के लिए चला जाता था। मतलब वो इंसान जो था वो इनसे पैसा लेके गरीबों में बांट रहा था। तो इन्हें समझ नहीं आता था ये किस इंसान को मतलब उंगली उठाएं उस बंदे पे, ये किस इंसान को बोले ये कैसा है। और अगर ये पब्लिक बोलेंगे कि हम लोग इतना पैसा किसी को दे रहे हैं तो इन्हें उस पैसे पे टैक्स भी देना पड़ता, और गवर्नमेंट इन्हें धर लेती कि तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया, तुमने इस पैसे पे कभी टैक्स क्यों नहीं भरा था। और अगर ये कहें कि हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो ये क्या बोलेंगे कि हमें कोई ब्लैकमेल किस बात के कर रहा है, क्योंकि अगर उस
बंदे का दिमाग सनका, जिसे ये ट्रैक नहीं कर पा रहे, वो इंसानों की पोल पट्टियाँ खोल देगा और इनके सारे ट्रैक रिकॉर्ड निकाल देगा और इनके सारे सबूत गवर्नमेंट के हाथ दे देगा। ऐसे ही वैन रोहान और वैन चाओ बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, लेकिन तभी इनके घर के बाहर एकदम सीआईडी और ना जाने कितने सारी पुलिस एजेंसी, यहाँ तक कि आर्मी का जो स्क्वाड होता है, ब्लैक स्क्वाड, वो तक आ जाता है। जिसे देखने के बाद सिक्योरिटी कैमरे से वैन रोहान, वैन चाओ डर जाते हैं और वैन शू भी। यहाँ पर इन लोगों को पता नहीं था कि अचानक से इतने सारे लोग इनके घर के बाहर क्यों आ गए। तभी वैन शू कहता है, फादर एक बार हमें टीवी ऑन करना चाहिए। और जैसे ही ये टीवी ऑन करते हैं तो पता चलता है कि वो जो इंसान इन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, उसने सारी की सारी जो भी इनकी क्लिप्स थी, वो सारी की सारी जो यहाँ पर न्यूज़ एजेंसी थी, उनको हैक करके, उनकी सैटेलाइट को थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक करके, हैक करके उस सारे टीवीज़ पे और टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे इनकी जो भी करतूतें थी वो रिपीटेडली चला दी। और आधे घंटे के लिए पूरा का पूरा जो मीडिया सेक्टर था उसे एक ऐसे इंसान ने हैक कर लिया और वहाँ पर इनकी जितनी भी करतूतें थी, जैसे इन्होंने इनोसेंट किलिंग की, बच्चों को मारा और ना जाने कितनी चीज़ों में इनका कांड था, जैसे इन्होंने बच्चे बेचे, ऑर्गन्स बेचे बच्चों के, और ना जाने कितने घिनौने काम ये कर चुके थे। विंग के पेरेंट्स को मारना तो एक अलग चीज़ थी, विंग शायद उस चीज़ को बख्श देता, लेकिन जब उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चों के अंग निकाल के लोग बेचते थे, लड़कियों के साथ ये सब करते थे, उन्हें ड्रग दे के उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में भेजना, फिर विंग और वांगजी के हाथ ऐसे सबूत लगे कि बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर जिन्हें इनकी खबरें मिल जाती थी, उनकी पूरी की पूरी फैमिली को ये लोग मरवा देते थे, इंक्लूडेड उनके माइनर बच्चे जो कि बहुत छोटे होते थे, बहुत ज़्यादा छोटे, 2-3 साल के, जो कि चल भी नहीं सकते थे, जिन्हें बोलना भी नहीं आता था, उन तक के इन्होंने गोली से उड़ा दिया था। तो यहाँ पर विंग का गुस्सा बहुत बढ़ गया था और विंग अब बहुत अच्छे से सज़ा देना चाहता था। जब विंग ये सारी चीज़ें होती हैं तो वैन रोहान का जो पारा था वो बहुत ज़्यादा उसके सिर से हट जाता है और वो मन में सोचता है कि वो कैसे करके इस देश से बाहर निकल जाए। लेकिन अब देर हो गई थी, हेलीकॉप्टर लैंड होते हैं और इन्हें सारी चारों तरफ से घेर लिया जाता है। वैन रोहान जो था वो अब एक वांटेड क्रिमिनल था, जिसे मारने के लिए ना जाने कहीं से भी लोग आए हुए थे। अगर वो पुलिस को सरेंडर नहीं करता तो इस वक्त उसे और उसके बेटे को मार दिया जाता। वैन रोहान बाहर आता है तो वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वांटेड क्रिमिनल आ चुका था और वो इंटरनेशनल लेवल पे भी क्रिमिनल बन चुका था, जिसने बहुत ज़्यादा घिनौने काम किए थे, लोगों को मरवाया था। तो उसके बाद ये लोग उसे टेररिस्ट, इंटरनेशनल लेवल का टेररिस्ट घोषित कर देते हैं, जिसने छोटे छोटे बच्चों का नुकसान किया, लड़कियों को बेचा, लोगों को मरवाया, और वो भी सिर्फ अपने लिए। और यहाँ पर पता चलता है कि बहुत पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जहाँ पर एक ऐसी गैस फैल गई थी आज से काफ़ी साल पहले, जब ये जियांग्स के कांटेक्ट में भी नहीं आया था। तो वहाँ पर वो जो कांड हुआ था वो करने वाला और कोई नहीं बल्कि वैन रोहान था, जिससे पता चलता है कि इसने न जाने कितने लोगों की जान अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ इसे अपनी कंपनी का क्लेम लेना था, इसलिए इसने बहुत सारे लोगों को वहाँ मार डाला था। वहाँ पर एक ही बिल्डिंग के अंदर कम से कम 500 लोग मारे गए थे, क्योंकि एक गैस लीक हो गई थी और कभी किसी को पता नहीं चला था। उस गैस लीक होने पर सारा का सारा क्लेम लेना, इंश्योरेंस के पैसे लेकर वैन्स गायब हो गए थे। और वैन रोहान यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसने गलत की थी, इसे मारने के लिए लोग आते हैं। ये यहाँ पर जैसे ही बाहर आता है तो वो जो कमांडोज थे उन्हें सीधा इसे देखते ही मारने का ऑर्डर दे दिया गया था, क्योंकि ये इंटरनेशनल टेररिस्ट था। इसे पकड़कर अगर इंटेरोगेट भी किया जाए तो इंटेरोगेट करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो मछलियाँ हैं वो इसे बचा ले जाएंगी, जो इसके साथ इसके लोग हैं। तो वो लोग यहाँ पर वैन चाओ और वैन रोहान को धड़ाधड़ गोलियों से मार देते हैं। वैन शू जो कि अंदर घर में बहुत ज़्यादा डर गया था, धीरे धीरे पूरी की पूरी टीम जो है अंदर आने लगती है। वैन शू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने सीने पे बहुत सारे, उनके घर में बॉम्ब वगैरह की कोई कमी नहीं थी, वो अपने घर में उस रूम में जाता है और अपने सीने पे बहुत सारे बॉम्ब लगा देता है। और उसके बाद वो मन में सोचता है, अगर मैं मरूँगा तो मैं यहाँ से सारे के सारे सबूत मिटा दूँगा, वरना
बहुत सारे लोग थे जो उनके साथ मिले हुए थे, वो उन सबके नाम रिवील नहीं करना चाहता था। और वो एक जगह जाता है, अपने पूरे के पूरे जो उनके मेन स्टडी हॉल था वहाँ को बॉम्ब से उड़ा देता है। और जैसे ही वो बाहर आ रहा होता है और वो पुलिस वालों के हाथ लगने वाला होता है, तभी के तभी वो अपने बॉम्ब को चालू करता है। लेकिन उसकी किस्मत बहुत ख़राब थी, उसे बॉम्ब चलाना नहीं आता था। उसने अंदर के बॉम्ब को तो उड़ा दिया था, क्योंकि उसे शरीर पे लगे हुए बॉम्ब को डिफ्यूज़ या फिर उसे चलाना नहीं आता था। अंदर तो उसने RDX खुला छोड़ा हुआ था, लेकिन शरीर पे लगे वो कैसे भी करके ऑपरेट नहीं कर पाता और पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे जैसे ही पकड़ते हैं, उसके बाद वो उन्हें डराने की कोशिश करता है कि उनमें से एक पुलिस वाला बाकियों की जान बचाते हुए सीधा उसके माथे से गोली आर पार कर देता है। और यहाँ पर वेंशु की भी डेथ हो जाती है, क्योंकि वैन फैमिली किसी भी एंगल से दूध की धुली हुई नहीं थी, तो इसलिए उन तीनों की डेथ जो थी यहाँ पर TV पे चल रही होती है। वैन रोहान की डेथ देखकर ना जाने कितने लोग रिलीव थे, जिनके माता पिता मारे गए थे, जिनके अपने मारे गए थे, भाई बहन मारे गए थे, जिनके ना जाने पूरी की पूरी फैमिली कहाँ गायब कर दी थी इस इंसान ने। वो लोग बहुत खुश हो रहे थे। विभूषण की आंखों से आंसू गिरते हैं और वो मन में सोचता है, माता पिता मैंने आपका बदला ले लिया, क्योंकि वो शन्यो बन के जो भी ये चीज़ें करता था वो और कहीं नहीं विंग था। और विंग की मदद की थी उसके बहुत ही ज़्यादा ग्रेट फ्रेंड ने, वो था नी होसेंग। नी होसेंग का किसी को नहीं पता था कि वो चुपके से साइबर क्राइम की बहुत सारी चीज़ें सीखता है। वो चुपके से सीखता है कि कैसे वो इस तरह से कोड करके IP चेंज करके लोगों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, डिटेलिंग है, उसे निकाल सकता है। एक्चुअली वो IT सेक्टर में बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन यहाँ पर वो ये चीज़ों को अपना प्रोफेशन नहीं बनाना चाहता था। और छुप के नी होसेंग हर चीज़ सीखा करता था, क्योंकि उसके ब्रदर को पसंद नहीं था कि नी होसेंग इस तरह की चीज़ों में जाए, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में रिस्क भी होता है, जान का खतरा भी होता है। और वो जानता था कि उसका भाई बहुत ज़्यादा दिलेर दिल का नहीं है, तो इसलिए उसका भाई कभी भी उसे अप्रूवल नहीं देता था। उसका भाई चाहता था नी होसेंग नॉर्मल पढ़ाई करे और उनके फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर ले, जो कि नी होसेंग कभी नहीं चाहता था। लेकिन इवेंचुअली उसे करना वही पड़ता है जो वो अपने भाई की बात सुनता था। लेकिन उसका पैशन, उसका प्यार कोई और चीज़ थी, और जिसका बाद में फ़ायदा जो था वो विभूषण को होता है। एक्चुअली जो नी थे उनके फादर की डेथ भी वैन की वजह से हुई थी, तो नी होसेंग को उनका बदला बिल्कुल लेना था, बहुत अच्छे से लेना था। इसलिए वो हर जो भी उनकी IP एड्रेस आता था उसे गोलमोल करके अंटार्कटिका या फिर आर्कटिक ओशन के आसपास, आर्कटिक कॉन्टिनेंट के आसपास दिखा दिया करता था। कभी कभी वो डीप ओशियंस में दिखाया करता था उस इंसान का पता, जहाँ से उसे धमकी आ रही होती थी। और वैन रोहन समझ जाता था, बहुत इरिटेट हो जाता था कि कोई इंसान मैनिपुलेट कर रहा है अपनी जगह को, क्योंकि हर सेकंड जगह बदलती जाती थी ताकि वो किसी भी इंसान को कैच ना कर पाए। विभूषण को काफ़ी रिलीफ मिलता है। यहाँ पर लवांगजी उसे हक करता है, क्योंकि विभूषण बहुत ज़्यादा सैड था। वो अपने माता पिता की एक छोटी सी फ़ोटो को अपने गले से लगाए हुए था, जो कि उसे जियांग फेमिया ने दी थी। उसमें विभूषण की फैमिली, जियांग फेमिया की फैमिली दोनों थी। और यहाँ पर उसे बहुत दुख होता है और वो कहता है, आपका बदला मैंने ले लिया, और जो भी वैन से मैंने पैसा लिया था, जिन गरीब बच्चों को लूट कर उन्होंने पैसा ये सब हड़पा था, मैंने वो देश के कैंसर अस्पतालों को दिया है ताकि गरीब बच्चों का, गरीब लोगों का इलाज हो सके। मैंने अनाथालय में वो पैसा डोनेट किया ताकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकें। और मैंने उन बुज़ुर्गों के उन जगहों पर वो पैसा दिया है जहाँ पर बड़े लोग अपने माता पिता को छोड़ जाते हैं और बुढ़ापे में उनको अपने पास रखना ज़रूरी नहीं समझते। हर इंसान हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और ज़रूरी नहीं हर इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन अपने माता पिता का ख्याल रखना सबसे ऊपर होता है। विंग, जिसने अपने माता पिता को खोया था, वो उस चीज़ को समझ सकता था और वो लंजा के उस काम को अप्रिशिएट करता था, क्योंकि लंजा भी जो ये बुज़ुर्ग लोग होते थे उन लोगों को सिक्योरिटी देता था। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को हायर करा करता था, क्योंकि लंजा के पास भी पेरेंट्स नहीं थे और वो बहुत अच्छे से जानता था बिना माँ बाप के ज़िंदगी कैसी होती है। तो वो अक्सर बुज़ुर्गों को प्रोटेक्ट करते थे, अनाथ बच्चों को प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वही हमारे देश का फ्यूचर होते हैं। और यहाँ पर लंजा और विंग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही 4-5 साल बीत जाते हैं। विंग को प्यारे से ट्विंस बेबी होते हैं,
जिनमें से दोनों ही लड़कियां थी, जिसका नाम विंग शिन रखता है। यहाँ पर उसका पूरा नाम लैन वी शिंग होता है, लेकिन विंग को लंजा को चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है और दूसरी बेटी का नाम लैन वी शियांग होता है। दोनों ही बेटी बहुत नोटी थी और वो बहुत ज़्यादा तंग किया करती थी विंग को स्पेशली, और लंजा के सामने वो दोनों बच्चियाँ इतनी इनोसेंट बन जाती थी कि अक्सर लंजा विंग को बहुत बार अपनी बच्चियों के सामने डांटता था, और विंग को पता था कि लंजा जान के कर रहा है ताकि उसके बच्चे अपने फादर को द ग्रेट फादर माने। लेकिन आखिर में जब वो रूम में जाते थे तो लंजा अक्सर अपने प्यारे से वी विशियान से माफ़ी मांगा करता था, क्योंकि वो वी विशियान से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। और इस वक्त जो उसकी बेटियां थी वो बहुत क्यूट थी, और विंग जो था वो अब चाहता था कि लंजा और उसका एक बेबी हो जो कि एक बॉय हो। यहाँ पर जो जंगचा था उसने भी एक बेटे को जन्म दे दिया था। जंगचा बहुत खुश था अपने बच्चों के साथ, और थोड़ा टाइम और बीतने के बाद लन शिजू ने भी शादी कर ली थी, उनको भी बच्चे थे, और जियांग यानली को 2 बेटे और 1 बेटी थी। यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। गाइस, आई होप आपको आवर साइलेंट लव पसंद आई हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बहुत जल्द मैं आपके साथ एक स्टोरी लेके आऊँगी, तो मैं उस पर काम करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, और ये स्टोरी यहाँ ख़त्म हो गई है गाइस। बाय।